की राशि का चेक देकर सम्मानित किया गया है। गर्व का क्षण पूरे बिहार वासियों के लिए। इस अवसर पर उन्हें उनके सफल क्रिकेट करियर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई और बिहार का नाम रोशन करने के लिए सराहा गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए परिवार के लोगों की मौजूदगी है। ईशान किशन जो हैं वो ब्लू शर्ट में नजर आ रहे हैं और उन्हें चेक सौंपा गया है। सम्राट चौधरी ठीक उनके बगल में नजर आ रहे हैं। तो T20 वर्ल्ड कप जिस में ईशान किशन ने 8 मैच खेले, 263 रनों की पारी खेली, 1 करोड़ का जो चेक है वो सम्मान के तौर पर दिया गया है। तो T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन और आपको याद होगा कि किस तरीके से उनका जो बल्ला है वो गरजा, चाहे जब फील्डिंग कर रहे हो तब भी कई कैच उन्होंने लपके और इसी शानदार प्रदर्शन के लिए सरकार की तरफ से उन्हें ये 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया है। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जाहिर सी बात है कि पूरे बिहार वासियों के लिए भी बड़े ही गर्व का क्षण है। 1 करोड़ का ये चेक सौंपा गया है सम्राट चौधरी की तरफ से, जो तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं। और क्या आपके पास इस खबर को लेकर के जानकारी है, किस तरीके का उत्साह है? जिस समय वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ईशान किशन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, जिनके प्रदर्शन के बदौलत भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। और जाहिर तौर पे इसको देखते हुए बिहार सरकार भी सम्मानित करने की बात कही थी और आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को अपने आवास बुलाया था और उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी थे और बिहार के मुख्य सचिव भी मौजूद थे। और न सिर्फ उन्हें सम्मानित किया बल्कि ये भी कहा कि आने वाले समय में और भी आप बेहतर प्रदर्शन करें, जिसकी वजह से न सिर्फ देश का बल्कि बिहार का भी नाम रोशन हो। और 1 करोड़ रुपए की राशि ईशान किशन को दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि साकिब हसन जो IPL में सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हैं, बिहार के ही लड़के हैं, समस्तीपुर के, वो भी उस वक्त मौजूद थे और वो भी ईशान किशन के साथ मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने मुलाकात की। तो जाहिर तौर पे ये एक महत्वपूर्ण था। और इसके अलावा जिसान एक खिलाड़ी हैं, जिसान अली, जो लखनऊ से खेलते हैं, वो भी ईशान किशन के मित्र हैं, वो भी आज पहुंचे थे और उन्होंने भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। जाहिर तौर पे इस दौरान न सिर्फ ईशान किशन को बधाई दी, साकिब हसन को बधाई दी, बल्कि आने वाले समय में बिहार में और कैसे खेल आगे तेजी से आगे बढ़े क्रिकेट में और क्या कुछ बिहार करे, इसके लिए भी बातचीत हुई। और ईशान किशन ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में बिहार में क्रिकेट में बढ़ोतरी के लिए जो भी उनकी तरफ से कदम होगा वो जरूर उठाएंगे। तो जाहिर तौर पर बिहार के लिए भी बड़ा मौका है जब बिहार का एक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने जलवा बिखर रहा है और बिहार सरकार ने भी उसे सम्मानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। और आज ईशान किशन को बुलाकर अपने आवास से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 करोड़ रुपए का जो सम्मान दिया, ये सिर्फ सम्मान राशि नहीं है बल्कि उन हजारों क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी एक बड़ा मौका है जब मुख्यमंत्री से सम्मानित होते अपने राज्य के एक हीरो को, ईशान किशन को देखें और आने वाले समय में इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा। जी चलिए, शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ते आगे, नीट यूजी की परीक्षा में पेपर लीक को लेकर CBI की जांच तेज हो गई है। NTA के सुपरविजन में तैयार परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का सेट नंबर 12 के पेपर और 3 मई को हुई परीक्षा में आए 12 नंबर सेट में कई सवाल एक जैसे हैं। इस मामले की भी जांच पड़ताल CBI कर रही है। कई सरकारी अधिकारियों के साथ प्राइवेट पर्सन भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं। नीट UGC 2026 से जुड़े हुए मामले की तफ्तीश CBI कर रही है। CBI के द्वारा इस मामले पे ये तफ्तीश किया जा रहा है किस तरह से इस मामले में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में प्राइवेट माफिया से जुड़े हुए जो ग्रुप है उससे जुड़े हुए कई लोग अब जांच एजेंसी CBI के रडार पे आ गए हैं। प्राइवेट माफिया की अगर बात करें तो दरअसल ये सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पे बनाया गया एक ऐसा ग्रुप है जिसके माध्यम से तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग जुड़े थे और आपस में पैसे का लेन देन भी हुआ। और कहा जा रहा है ऐसा कि वहाँ पे ही प्रश्न पत्र वहाँ पे लीक किए गए और जो प्रश्न पत्र वहाँ पे उस ग्रुप पे लीक हुए थे उसी से जुड़ा हुआ जो 12 नंबर का सेट जो NTA के द्वारा तैयार किया गया था प्रश्न पत्र, वो वहाँ पर मौजूद था और काफ़ी हुबहू पूरा सवाल मिलते जुलते थे। लिहाजा प्राइवेट माफिया ग्रुप से जुड़े हुए जो तकरीबन 200 लोग हैं वो भी अब जांच एजेंसी के रडार पर आ गए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और पटना से बड़ी खबर, जहां बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला हुआ है। पंकज पाल पथ निर्माण के सचिव बनाए गए हैं। तो IAS अधिकारियों के तबादले की यह खबर है। पंकज लाल पाल पथ निर्माण के सचिव बनाए गए हैं। तो बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला, हालांकि इसे रूटीन तबादला
माना जा रहा है। और इसके साथ साथ एक एक करके हम नाम भी बता रहे हैं। पंकज पाल के बारे में जानकारी मिल रही है कि पथ निर्माण के सचिव बनाए गए हैं। बचपन में हम सबने सर्कस जरूर देखी होगी और इससे जुड़ी यादें आज भी आपको हंसाती होंगी, लेकिन पिछले 5 से 10 सालों में सर्कस मानो जैसे खत्म हो गया हो। लेकिन पूर्णिया में सालों बाद सर्कस का आयोजन लोगों में उत्साह भर रहा है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। आपने फिल्म मेरा नाम जोकर जरूर देखा होगा, जिसमें सर्कस के एक जोकर की दर्द भरी कहानी दिखाई गई। किस तरीके से एक जोकर जो दूसरों को हंसाता है, अपने हजारों दर्द को समेटे रखता है। 80-90 के दशक में जन्मे लोगों ने सर्कस देखी भी है, लेकिन आज की जनरेशन इस अनुभव से कोसों दूर है। सर्कस लगभग खत्म होने के कगार पर है। चकाचौंध और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर इंसान वर्चुअल दुनिया में व्यस्त है, लेकिन हकीकत वाली दुनिया से रूबरू कराने, थोड़ा हंसाने, गुदगुदाने की तैयारी पूर्णिया में दिखी। पूर्णिया में एक अरसे बाद सर्कस का आयोजन हुआ है। पूर्णिया के रजनी चौक ठाकुरवाड़ी मैदान में सर्कस लगी है। इस सर्कस में अफ्रीका, नामीबिया, नेपाल के साथ साथ भारत के कई राज्यों के कलाकार आए हैं और वो अपनी स्टंटबाजी दिखा रहे हैं। जिसको देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। इसे देखकर लोग काफी खुश हैं। बच्चे जो पहली बार सर्कस का अनुभव ले रहे हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। सर्कस लगा है। सर्कस पहले की तरह तो अब नहीं रहा। पहले तो हम लोग का हाथी, घोड़ा, बाघ, भालू यूज होते थे, लेकिन अब तो वो बैन हो चुके हैं। इसलिए जो भी ये लोग कह रहे, आर्टिस्ट द्वारा ही इसको किया जाता है। लेकिन सर्कस तो हम पहली बार आए हैं अपनी लाइफ में, और जो भी स्टंट हुआ, डांस हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने जो सर्कस पहली बार देखा, मैंने सर्कस के बारे में बहुत सुना था, लेकिन जब खुद यहाँ आके जब पहली बार देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। Good. It feels so, the stunts feel so unreal, but yeah, it's worth watching it. So I'll recommend you all to watch. It is Purnia, Bihar in the Disneyland Mela. एक तरफ जहां लोग सर्कस की सराहना कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस तरीके के आयोजन बच्चों को फोन, टीवी की दुनिया से दूर करने में मदद करते हैं, तो वहीं सर्कस के मैनेजर संजीत घोषाल ने कहा कि 10 साल पहले जब जानवरों का खेल होता था तो सर्कस की काफी डिमांड थी, लेकिन सरकार की तरफ से जानवरों के करतब दिखाने पर बैन लगाने के बाद से देश में सैकड़ों सर्कस बंद हो चुकी हैं। कलाकार भी सर्कस में करतब दिखाने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका मेहनताना भी नहीं निकल पाता। स्टंटबाजी के दौरान बेहतर सुरक्षा न मिलना भी एक समस्या है। सर्कस का सारे जानवर जब चला गया तो हमारा सर्कस वाला सभी रो रहा था, फिर भी हम लोग धीरे धीरे संभाल दिया है। इसका बाद सबसे बड़ा हो गया जो लॉकडाउन में सारी सर्कस, बिहार का 8 सर्कस था, बंगाल का 16 सर्कस था, तो सब बंद हो चुका है। आज से 10 साल पहले सर्कस का बहुत क्रेज था। लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से आते थे। कलाकार भी पूरी मेहनत से लोगों का मनोरंजन करते थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी लिमिटेशन, मोबाइल का क्रेज, जिसे सर्कस को लगभग खत्म करने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि पूर्णिया वाले सर्कस और स्टंटबाजी देखकर आनंद से भर उठे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। भोपाल में पकड़ी गई नकली नोटों की खेप ने अब ऐसा खुलासा किया है जिसने जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। इस नेटवर्क के तार सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी कड़ियां पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश बॉर्डर तक जुड़ती नजर आ रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में बीएसएफ कनेक्शन भी सामने आया है। नकली नोटों पर बड़ा खुलासा। भोपाल पुलिस का दिखा एक्शन। बांग्लादेश से निकला कनेक्शन। खुलासे के बाद चौकन्नी हुई एजेंसियां। दरअसल भोपाल पुलिस ने कुछ दिन पहले सैफुल इस्लाम नाम के एक आरोपी को 1,40,000 रुपए की नकली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया था। शुरुआत में मामला सिर्फ नकली नोट खपाने का लग रहा था, लेकिन पूछताछ में आरोपी ने ऐसे नाम उगले की जांच का दायरा लगातार बढ़ता चला गया।
पूछताछ में सैफुल इस्लाम ने शरीफुल इस्लाम का नाम बताया, जिसके बाद भोपाल पुलिस की टीम जांच के लिए पश्चिम बंगाल पहुंची। जांच में सामने आया कि नकली नोट नेटवर्क का मास्टरमाइंड शरीफुल इस्लाम है, जो अपने भाई समीर के साथ मिलकर इस पूरे सिंडिकेट को चला रहा था। जैसे मैंने बताया, जिस व्यक्ति को पकड़ने गए थे अभी वो फरार है, वो मिला नहीं है। वो जैसे ही मिल जाएगा तो उससे पूछताछ के बाद कोई नई चीज़ों का पता लगने की संभावना है। ये इसका भाई बताया जा रहा है, वो जो फरार है, जो अभी पकड़ाया इसका भाई है कि जो फरार है? नहीं, वो इनका आपस में उस तरह का रिलेशन वगैरह तो स्पेसिफिक क्या है उसका तो मुझे देखना पड़ेगा एक बार। तो लगता है सर चेन हो सकती है, कोई लंबी चेन हो सकती है। वो जैसे मैं बताया, वो आरोपी एक बार मिलेगा, उसे पूछताछ में देखते हैं क्या मिलता है। नकली नोटों का इंटरस्टेट नेटवर्क, बीएसएफ कनेक्शन से हड़कंप, बांग्लादेश बॉर्डर से भारत तक फैला खेल, खेल के पीछे पाकिस्तान का हाथ, सैफुल इस्लाम ने उगल दिए राज। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी रहेंगे। क्या इंटरनेशनल कोई कनेक्शन निकल रहा है सर? नहीं, अभी कोई ऐसा जांच में अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है। एक बार जो व्यक्ति फरार है, एक बार वो मिल जाएगा तो उसके बाद और कुछ चीज़ स्पष्ट हो पाएंगे। सर लगता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से कोई लिंक मिल सकता है इसका? जो नहीं, अभी तो मामला इन्वेस्टिगेशन में है। जांच एजेंसियों के मुताबिक शरीफुल इस्लाम का भाई समीर पहले बीएसएफ में पदस्थ था और उसकी पोस्टिंग बांग्लादेश सीमा पर रही थी। आरोप है कि उसी दौरान नकली नोटों का नेटवर्क खड़ा किया गया। खुलासे के बाद समीर को बीएसएफ ने बर्खास्त भी कर दिया था। पुलिस को आशंका है कि पाकिस्तान में छपी फर्जी करेंसी पहले बांग्लादेश पहुंचाई जाती है और फिर बॉर्डर के रास्ते भारत में एंट्री कराई जाती है। इसके बाद नेटवर्क के जरिए कई राज्यों में नकली नोटों को खपाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि साल 2018 में कर्नाटक के नकली नोट मामले में भी शरीफुल इस्लाम और उसके भाई समीर का नाम सामने आया था। फिलहाल भोपाल पुलिस पश्चिम बंगाल में डेरा डालकर नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश कर रही है। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस सिंडिकेट का नेटवर्क देश के कितने राज्यों तक फैला हुआ है। अब जांच एजेंसियों की नजर उन सभी कड़ियों पर है जो इस फर्जी करेंसी रैकेट को सरहद पार से जोड़ती हैं। दरअसल शरीफुल का भाई समीर जो है वो पहले बीएसएफ में था और 2018 में कर्नाटक में ऐसे ही नकली नोट के मामले में नाम सामने आने के बाद उसको बीएसएफ से हटा दिया गया था। लेकिन नकली नोट का ये सिंडिकेट यहाँ नहीं रुका। शरीफुल, सैफुल और समीर, ये इस नेटवर्क की 3 कड़ियाँ अब तक जांच में सामने आए हैं। भोपाल पुलिस की टीम वहाँ पहुँची हुई है और बांग्लादेश में लगातार बांग्लादेश से इसके संपर्कों की छानबीन करने में जुटी हुई है और जल्दी इस मामले में बड़ा खुलासा भी किया जाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। चीन की धरती पर दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक तस्वीर सामने आई है। एक तरफ बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग हाथ मिला रहे थे तो दूसरी तरफ ईरान को खुली चेतावनी दी जा रही है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो उसके परमाणु ठिकानों पर फिर से हमला होगा। चीन की धरती से ईरान को सख्त संदेश। बीजिंग से ट्रंप की ईरान को खुली चेतावनी। शी के सामने ट्रंप की न्यूक्लियर वार्निंग। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर से पहले की ये तस्वीरें पूरी। और देखिए इस बीच बड़ी खबर, जहां धार गौशाला विवाद पर फैसला आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि धार गौशाला मंदिर करार दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर धार गौशाला विवाद को लेकर के ये बड़ी खबर बता रहे हैं। धार गौशाला विवाद पर एक बड़ा फैसला, इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां बड़ा फैसला और इससे मंदिर करार दिया गया है। तो काफी वक्त से ये पूरा विवाद चल रहा था और इस विवाद में ये बड़ा अपडेट जो है वो निकल करके इस बीच सामने आया कि धार गौशाला मंदिर करा दिया है। कहीं ना कहीं सनातन की ये बड़ी जीत, हिंदुत्व की ये बड़ी जीत जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के मानी जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के जितने भी लोग इंतजार कर बैठे हुए थे कि आखिर इस मंदिर पर क्या फैसला
सामने आता है तो इंदौर हाई कोर्ट की ओर निगाहें सबकी टिकी हुई थी और ऐसे में एक बड़ा फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से सामने आया है और इसे मंदिर करार दिया गया है। तो धार भोजशाला पर यह बड़ी खबर, कुछ वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले जो पूजा अर्चना है, हवन यज्ञ है, वो लगातार किया जा रहा था और इन सब के बीच ये बड़ा फैसला भोजशाला को लेकर के सामने आया। जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि अल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में किया गया था उसी तरह? जी सर, कोर्ट ने ये कहा है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ। मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। तो देखिए, आप पक्षकार के वकील को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि बड़ा फैसला सामने आया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है दूसरे पक्ष को कि अगर आप आवेदन देते हैं तो दूसरी जमीन के लिए सरकार कंसिडर जो है वो कर सकती है। तो बता दें कि भोजशाला संस्कृत शिक्षा का केंद्र था, एएसआई संपत्ति का संरक्षण जारी रखेगा। भोजशाला पर हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दे दिया है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर किया है और एक बड़ी जीत इसे हिंदू पक्ष मान रहा है और वहां पर जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे थे और ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे जहां फैसला आने वाला था तो दूसरी तरफ सुरक्षा भी कड़ी कर रखी गई थी और एक बड़ा फैसला इस वक्त कोर्ट की तरफ से। तो देखिए, धार भोजशाला जिस पर विवाद चल रहा था और कोर्ट ने भी माना कि ये पूरा परिसर जो है वहां पर पूजा अर्चना की जाएगी और इसके साथ साथ जो बाकी नमाज की गतिविधियां है उस पर रोक लगाने की भी बात कही गई है। यानी कि पूर्ण तौर पर कह सकते हैं कि अब हिंदू पक्ष जो है आसानी से पूजा अर्चना कर सकेगा। एएसआई संपत्ति का संरक्षण भी इस बीच जारी रखेगा। ये दो सरकारों के बीच का विषय है और हम लोगों ने ऑलरेडी इसके लिए सरकार को बहुत सारे आवेदन दे रखे हैं। तो सरकार हमारे आवेदनों पर विचार करके स्वयं अपने प्रयासों से मंदिर से वो मूर्ति वापस लाए। इसके लिए कोई स्पेसिफिक निर्देश नहीं दिया है, लेकिन सरकार को आवेदन के ऊपर विचार करके और ये लगातार तो इंदौर हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला। भोजशाला संस्कृत शिक्षा का केंद्र था और हिंदू पक्ष ने जो याचिका डाली थी उस याचिका को फैसला देते हुए उसकी पूरी तर्क को मंजूर कोर्ट की तरफ से किया गया है। यानी कि अब भोजशाला और आसपास का जो परिसर है वो पूरे तरीके से अब वहां पर हिंदू सनातन के जो लोग हैं वो पूजा पाठ कर सकेंगे।
से बड़ी खबर जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जनगणना को लेकर के आदेश पर समीक्षा की जाएगी। मामले में शिक्षा मंत्री ने संज्ञान लिया है। शिक्षकों को परेशानी नहीं होगी, समीक्षा के बाद समाधान निकलेगा। शिक्षक मार्क ऑन ड्यूटी कर रहे हैं की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं, जहां जनगणना को लेकर के आदेश पर समीक्षा की जानी है और इस पूरे मामले में अब शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने संज्ञान लिया है और कहा है कि शिक्षकों को हम किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होने देंगे। बता दें कि समीक्षा के बाद समाधान निकालने का आश्वासन फिलहाल शिक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया है। बता दें कि जो शिक्षक है वो मार्क ऑन ड्यूटी की अपनी डिमांड लगातार रख रहे हैं, जिस पर अब संज्ञान लिया है। इस खबर को न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद से अब शिक्षा मंत्री के संज्ञान में पूरा मामला सामने आया और शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया है कि इस पूरे मामले को लेकर के हम समीक्षा बैठक करेंगे और इस समीक्षा बैठक में हम समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे। शिक्षकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। तो न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर, जहां जनगणना को लेकर के आदेश पर समीक्षा की जाएगी। तो देखिए, जनगणना के वक्त शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन इन सब के बीच शिक्षकों की यही मांग कि मार्क ऑन ड्यूटी की जाए और इसी मांग को लेकर के लगातार अपनी बात रख रहे थे, अपना विरोध भी दर्शक तरीके से करा रहे थे। रशनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर हैं। रशनीश, जो जनगणना को लेकर के आदेश है उस पर समीक्षा होगी, क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने? और जनगणना काम चल रहा है बिहार में और शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग के एसीएस बी राजेंद्र ने एक आदेश जारी कर दिया था कि मार्क ऑन ड्यूटी के तहत जो है शिक्षक जनगणना काम नहीं करेंगे और स्कूल अवधि में पठन पाठन कराएंगे और स्कूल अवधि से पहले और स्कूल अवधि के बाद वो जनगणना करेंगे। ऐसे में इसका विरोध शुरू हो गया था और शिक्षक नेता आनंद कौशल के साथ साथ एमएलसी हो, तमाम लोगों ने सीएम सम्राट चौधरी को भी पत्र लिखा मंत्री को, जिसके बाद न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई है और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बयान दिया है कि अभी समीक्षा बैठक शुरू हो गई है इसको लेकर और जो एसीएस बी राजेंद्र हैं उनके साथ ये बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि शिक्षकों को कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा जाएगा और ये आदेश जो है पूरी तरह से उम्मीद है कि इस पर जो है असर होगा और ये बदलाव देखने को मिलेगा शाम तक। शिक्षा मंत्री ने दिया है भरोसा कि शिक्षकों को मार्क ऑन ड्यूटी के आधार पर ही जो है ड्यूटी मिले और जनगणना काम कर सके, इसको लेकर अभी पहल की जा रही है। राहुल, चलिए, शुक्रिया रशनीश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि समीक्षा बैठक जो चल रही है, समीक्षा बैठक के बाद से शिक्षकों के पक्ष में जो निर्णय है वो लिए जाएंगे और शिक्षकों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसकी पूरी कोशिश जो है शिक्षा मंत्री कर रहे हैं और इसका आश्वासन भी दिया है। तो शिक्षकों के लिए राहत की खबर इस समीक्षा बैठक के बाद से सामने आ सकती है कि जो उनकी डिमांड है वो डिमांड पूरी हो जाए।